हे एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग एंड आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपकी स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए जो हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की है, क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टार्ट की है। तो क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री में मैं बात करूं तो ऑलरेडी एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर सेकंड को हम कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड की बात करते हैं तो हमारा चैप्टर जो सेकंड है वो राजा, किसान और नगर से संबंधित है। यानी जो लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी बीच की जितनी भी घटनाएं थी वो इस चैप्टर में कवर की गई हैं। तो इस चैप्टर का ये वीडियो पार्ट 3 वीडियो है। ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 पार्ट वीडियो हो चुके हैं। तो फटाफट आपको चैनल पे जाना है और ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो कंप्लीटेड है तो उसको वॉच करिए एंड उसको समझिए। देन पार्ट 3 पे आप आकर आगे की कहानी को समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बिना समय को वेस्ट किए हुए अपना इस लेक्चर। और एक आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है कि जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है इस चैनल के माध्यम से। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट कर लीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट वीडियो में हमने देखा था कि इस प्रकार से मौर्य वंश का उदय हुआ था, महाजनपद के बारे में हमने इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा था। आगे की बात करते हैं, बदलता हुआ देहात। जनता में राजा की छवि किस प्रकार की थी? राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? स्वाभाविक है कि अभिलेखों के से सभी जवाब नहीं मिलते हैं। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचार और अनुभवों के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें, उदाहरण के तौर पे देखें तो जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि इनमें किस ग्रंथ की मैं बात कर रही हूँ। जातक और पंचतंत्र जैसी जो ग्रंथ थे उसमें जो कथाएं लिखी हुई थी उसका समीक्षा करके जो हमारे इतिहासकार थे उन्होंने पता लगाया कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानी है। जनरली हम जब छोटे होते हैं तो हम क्या पंचतंत्र की कहानियों को, हमारे कॉमिक्स आते हैं उसमें पंचतंत्र की कहानियां दी गई होती हैं। तो ये पंचतंत्र की कहानियां क्या किस्से होते हैं, ये रियलिटी पे बेस नहीं होती। तो इतिहासकार कहते हैं कि ये कथाएं जो जनरली ज़्यादा आमतौर पर थी देखी गई हैं कि ये किस्से कहानी होते थे, यानी रियलिटी पे ये कम होते थे जिन्हें लिपिबद्ध किया गया था। जबकि जो जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी में ईस्वी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई थी। तो जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली भाषा में आपको लिखी गई थी। ग्रंथ दिंतु जातक नामक एक कहानी में बताया गया कि कौन सी जातक कहानी? ग्रंथ दिंतु जातक कहानी में बताया गया कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। यानी एक कुटिल जो राजा होता है वो उसकी प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। जो जनरली आप समझ लीजिए कि हमारा राजा कौन है? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और हम सब उनकी प्रजा हैं। तो अगर हम दुखी हैं तो उस कहानी में यही बताया गया है कि एक राजा होता है और उसकी जो प्रजा होती है वो किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध, महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण पालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल होते हैं। तो इन दुखी वर्गों में कौन कौन आता है? दुखी वर्ग में हमारे आते हैं वृद्ध महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, किसान आते हैं, पशुपालक आते हैं, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल होते हैं। जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच यह पता लगाने के लिए लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। अब राजा ने एक दिमाग लगाया। राजा ने सोचा कि मैं जानूं तो सही कि मेरी प्रजा में आखिर मेरी प्रजा इतनी दुखी क्यों है। तो उन्होंने अपना रूप बदलकर अपनी प्रजा के पास ऐसे रूप बदलकर गए। जनरली जैसे जो कॉमन पीपल होते हैं तो कॉमन पीपल के साथ घुल मिलकर अपना रूप बदलकर गए और पूछे कि आपके इस दुख का कारण क्या है। तो अधिकांश लोगों ने कहा, राजा को बुरा भला कहा। जैसे कि हमारे साथ कुछ अच्छा हमारी गवर्नमेंट नहीं करती तो हम क्या अपने गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। उसी प्रकार से वहां के जो राजा थे, वहां के जो प्रजा थी वो भी राजा को ब्लेम कर रही थी। उनकी शिकायत थी कि राजा ने रात में डकैत उन पर हमला करते हैं। अब उनकी एक कंप्लेन थी कि जो रात के समय आता है उस समय डकैत आते हैं और उन पर हमला करते हैं। दिन
में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। अब कुछ लोग क्या होते थे कि ऐसी कंडीशन से, ऐसी सिचुएशन थी कि जब रात में डकैत हमला करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो लोग गांव छोड़कर कहाँ जाके बस गए? जंगलों में बस गए, ताकि वो सेफ रह सके। तो इस प्रकार से जो बदलता हुआ देहात था, जो इस प्रकार से जो जनता में राजा की छवि थी, वो एक प्रकार से चेंज होती हुई दिख रही थी। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खासतौर पर ग्रस्त रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भागा जाना होता था। इसी बीच करों को बढ़ता हुआ मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने और उपाय ढूंढने के लिए नए नए काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इस कहानी से हमें पता चलता है कि जो किसान वर्ग होता था, कौन किसान वर्ग होता था, वह अपने उपज को बढ़ाने के लिए और नए नए तरीके लेकर आया। और इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि जब लोगों पे संकट आता था, क्या आता था? संकट, यानी किसी प्रकार की जो आपदा आती थी, तो वह किस तरफ भागते थे? जंगलों की तरफ भागते थे। किस तरफ भागते थे? जंगलों की तरफ भागते थे। आगे बढ़े, उपज बढ़ाने के तरीके की मैं बात करूं, सबसे पहले यहाँ पर कुछ बॉक्स में लिखा है आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए इसके बारे में पहले समझते हैं। धान की रुपाई उन क्षेत्रों में की जाती थी जहाँ पानी बहुतायत मात्रा में होता है। इससे पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रुपाई की जाती थी। चूंकि ज्यादा मात्रा में पौधे बच जाती थी, अतः इससे धान की उपज बढ़ जाती थी। तो धान की खेती, आप सभी को पता है धान की खेती कैसे होती है। नहीं पता है तो फटाफट, अब तो गूगल का जमाना है दोस्तों। गूगल के जमाने के में भी दोस्त आप पिछड़े रहो तो बिल्कुल गलत बात है। गूगल के ज़माने में आपको फटाक से गूगल करना है कि हम धान की खेती किस प्रकार से करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, फटाफट आपको सारे स्टेप्स मिल जाएंगे। चलिए उपज बढ़ाने के तरीके के बारे में बात करते हैं। उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था। अब क्या आ गया था? हल का प्रचलन आ गया था। ठीक है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से गंगा और कावेरी घाटियों और उर्वरक कछारी क्षेत्रों में फैल गया। जिस क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वरक भूमि की जुताई की जाने लगी। अब जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती थी, जहां अधिक वर्षा होती थी, उन क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले जो हल होते थे, उनसे भूमि की जुताई की जाती थी। इसके अलावा गंगा घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों ने इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों में उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग महाद्वीप के कुछ ही हिस्सों में होता था। अब बात आती है, जब हम कृषि की उपज के, जब किसानों को लगा कि हमें उपज बढ़ानी चाहिए, तो उन्होंने नए नए तरीके अपनाए और उन नए तरीकों में हल की खोज हुई। हल की खोज में लोहे के फलक वाले हल आए। अब हल के उपज होने के साथ उनके खेतों में उर्वरक शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई, फसलें और ज़्यादा होने लगी। लेकिन जो हल की जो मात्रा देखा जाए कि किन किन स्थानों पे उसका उपयोग होता था, तो बहुत ही आपको भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ ही हिस्सों में आपको हल से खेती करते हुए आप देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पंजाब राजस्थान जैसी अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्र, आप सभी को पता है जो पंजाब और राजस्थान का एरिया है, थोड़ा सा ड्राईनेस वाला है, क्योंकि वो वहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है और साथ ही रेगिस्तान की जो समीपता है रेगिस्तान से, वो ज़्यादा है। लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी से शुरू हुआ। राजस्थान और पंजाब का जैसे जो शुष्क जमीन क्षेत्र थे, वहाँ पर हल का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ? 20वीं सदी से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? तो 20वीं सदी से स्टार्ट होता है। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया। अब जो पूर्वोत्तर के साइड में यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जो किसान रहते थे, उन्होंने अपनी खेती के लिए किसका प्रयोग किया? कुदाल का प्रयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए कहीं अधिक उपयोगी था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका आपको सामने निकल के आता है, कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना। जब हम कृषि के उपयोगिता को और बढ़ाने के तरीकों के बारे में बात करेंगे, तो हम इसके बारे में जरूर मेंशन करेंगे कि सबसे पहले हल का उपयोग सामने आता है, फिर उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र में कुदाल का, और साथ ही कहीं कहीं पर तालाबों सिंचाई करने का नया माध्यम आता है। तालाब कहीं कहीं नहरों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से सिंचाई करने लगे। व्यक्तिगत लोग कृषक समुदाय से मिलकर
सिंचाई के साधन निर्मित किए गए व्यक्तिगत तौर पर तालाब, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्राय राजा या प्रभावशाली लोग थे। यानी जिनके पास पर्सनल जिनका खुद का कुआं होता था या उनका नहरों पर कब्जा होता था, तालाब होते थे, तो ये काफी जो ऐसे लोग थे वो राजा या प्रभावशाली लोग हुआ करते थे, क्योंकि आम जनता के पास तो नहर होगी नहीं, खुद की तालाब होगा नहीं, कुआं हो सकता है, लेकिन जिन्होंने अपने इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में कराया है। और ऐसे जो प्रभावशाली लोग थे, तो ऑब्वियसली जो बड़े लोग थे, तो ऐसे लोग अपने कामों का उल्लेख कहाँ कराएंगे? अभिलेखों में भी कराएंगे। ग्रामीण समाज में भिन्नताएं को देखते हैं। ग्रामीण समाज में भिन्नताएं अब किस प्रकार थी? यद्यपि खेती इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन लाभ सामने नहीं आए। इस बात के प्रमाण हमें मिलते हैं कि खेती के से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतीहर, श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता है। तो पाली भाषा में जो गृहपति का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? गृहपति और छोटे किसानों के लिए किया गया है। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे। जो बड़े जमींदार थे और ग्राम प्रधान थे वो शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। जो ग्राम प्रधान होता था तो वो कैसा होता था? वंशानुगत, यानी पहले जो सबसे बड़े घर के होंगे वो होंगे, उसके बाद उनके बेटे होंगे, उसके बाद उस व्यक्ति के बेटे होंगे, ऐसे बेटे के अकॉर्डिंग उनके वंशागत अनुक्रम ये पद चलता था ग्राम प्रधान का। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों का उल्लेख है, जैसे कि वेलालकर या बड़े जमींदार, हलवाहा और उल्वर में दास, अणिमई। ये सभी किसके बारे में आपको बताया गया है? बड़े जमींदारों के बारे में। यह संभव है कि वर्गों की भिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित है। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्राय विविध ग्रंथों में की जाती है। जिसकी चर्चा हमें कहाँ देखने को मिलेगी? बहुत सारे ग्रंथों में हमें देखने को मिलती है कि किस प्रकार से जो भूमि का स्वामित्व है वो कितना महत्वपूर्ण होता जाता है। सीमाओं का महत्व समझते हैं। सीमाओं के महत्व के बारे में बात करते हैं। सीमाओं के महत्व के बारे में मनुस्मृति भारत में सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। तो भारत में बात करते हैं मनुस्मृति के बारे में। तो मनुस्मृति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मनुस्मृति की बात करें, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। विधि ग्रंथ यानी जिसमें नियम कानून लिखे होते हैं। तो मनुस्मृति भारत का आरंभिक सबसे महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ माना जाता है। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरा शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के ईस्वी के बीच लिखा गया है। इस ग्रंथ में राजा को सलाह दी गई है। इस ग्रंथ में क्या किया गया है? राजा को सलाह दी गई है। चूंकि सीमाओं की अभिज्ञानता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए उसे सीमा की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसा कि पत्थर, हड्डियां। इसमें राजा को सलाह दी गई है। मनुस्मृति जो विधि ग्रंथ है, भारत की आरंभिक विधि सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, इसमें राजा को बताया गया है, यानी एक एडवाइस दी गई है। इस बुक में लिखा गया है कि सीमाओं की अभिज्ञानता कारण विश्व में कई बार विवाद पैदा होता है, इसलिए राजा को क्या करना चाहिए? उसे सीमा की पहचान के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ देने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियां, गाय के बाल, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत, इन सभी चीजों को जमीन में गाड़ देना चाहिए। उसे सीमाओं इस प्रकार के तत्व भूमि पर छुपा कर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट ना हो। तो ऐसे उसमें राजा को क्या सलाह दी गई है कि हमें ऐसी चीज़ों को भूमि पर गाड़ के रखना चाहिए कि जो समय के साथ नष्ट हो, और जब भी सीमा विवाद का कोई प्रश्न आए सामने तो हम उस चीज़ का उपयोग करके अपनी सीमा के बारे में बता सकें। तो ये बताया गया है हमारी आरंभिक भारत की सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, जिसका नाम मनुस्मृति है।
अब बात करते हैं गृहपति। गृहपति कौन होता है? गृहपति घर का मुखिया होता है। जैसे आपके घर पे आपके जो पापा होते हैं या किसी के घर पे किसी के दादाजी हेड होंगे, तो गृहपति घर का मुखिया होता है, यानी हेड होता है घर का। जरूरी नहीं वो फादर हो या ग्रैंडफादर हो, आपकी मदर या ग्रैंड मदर भी आपकी घर की मुखिया हो सकती हैं। तो घर का मुखिया कौन क्या कहलाता है? गृहपति कहलाता है। और घर में रहने वाली महिलाओं और बच्चों, नौकर दासों पर नियंत्रण रखता है। जिस प्रकार से एक सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए एक प्रमुख बनाया जाता है, उसी प्रकार से घर पर भी नियंत्रण रखने के लिए घर का एक प्रमुख होता है, जिसे गृहपति या घर का मुखिया कहा जाता है। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता है। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संप्राप्त व्यक्ति और व्यापारियों के लिए भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कहाँ के लिए किया जाता है? जो प्राय नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्ति होते हैं, व्यापारियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का? गृहपति शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझ में आई सभी को बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण की। भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण के बारे में समझते हैं। ईस्वी का आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। ईस्वी के आरंभिक शताब्दी से ही भूमिदान के हमें प्रमाण देखने को मिलने लगते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए हैं, लेकिन अधिकांश किसमें लिखे गए हैं? ताम्रपत्रों पर खुदे हुए होते हैं, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप दिया जाता है जो भूमि दान लेते थे। तो भूमि दान क्या होता है? किसी को जमीन दान में दे देना। जैसे हम जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे बाहर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो जब भी हमें दान करना होता है तो हम या कंबल, खाना, कुछ भी दान करते हैं तो ये दान कहलाता है। इसी प्रकार जब भूमि का दान होता है तो उसे भूमि दान कहते हैं। तो भूमिदान का जो उल्लेख है वो मोस्टली कहाँ मिलता है? ताम्रपत्रों पर हमें देखने को मिलता है। और जो लोग भूमिदान लेते थे ये उन्हीं को दिया जाता था। भूमिदान जो कि ब्राह्मण प्रमाण मिलने हैं, वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं ब्राह्मणों को दिए गए हैं। तो भूमिदान जैसे हम ब्राह्मणों को या जो हमारे घर में पूजा कराने पंडित जी आते हैं तो हम उन्हें दान के स्वरूप में कुछ न कुछ जरूर देते हैं। तो तब राजा की बात अलग होती थी। राजा के पास बहुत सारी चीजें होती थी, बहुत सारी जमीन होती थी, तो वो ब्राह्मणों को क्या करते थे? भूमि ही दान में दे दिया करते थे। तो मोस्टली ऐसी जो भूमिदान होती थी वो धार्मिक संस्था और ब्राह्मणों को दिए गए होते थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में होते हैं। जो ताम्रपत्र पर अभिलेख है वो संस्कृत में होते हैं। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं, कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में भी हैं। आइए ऐसे एक अभिलेख पर ध्यान करते हैं और विचार करते हैं। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की मैंने आपको जब मौर्य साम्राज्य में आपको पढ़ा रही थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मैंने बताया था। तो प्रभावती गुप्त जो थी वो किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। प्रभावती जो गुप्त पुत्री थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उनका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था। अब इनकी जो शादी हुई थी, इनका शादी कहाँ हुई थी? दक्कन के पठार के वाकाटक परिवार था, वहां पर हुई थी, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्म शास्त्र के अनुसार महिला को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी। उसने दान भी किया था। इसका एक कारण हो सकता है क्योंकि वह एक रानी थी, आरंभिक भारतीय इतिहास के कुछ ज्ञात रानियों में से एक थी, और इसलिए भी उनका उदाहरण एक विरल हो रहा है। यह संभव है कि धर्मशास्त्रों का हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता था। तो हमने समझा कि प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी उन्होंने भी ब्राह्मणों को भूमिदान दी थी, और इसका उल्लेख हमें कुछ अभिलेखों में मिलता है। अभिलेख से हमें ग्रामीण राजा का पता चलता है, ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इसमें ब्राह्मण, किसान, अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासक या उसके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञा पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उससे देने पड़ते थे।
इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों से प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान की गई भूमि के माप अंतर हैं, कहीं छोटे तो कहीं बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकार भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गम वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, और जबकि कुछ का मानना है कि भूमिदान से दुर्बल लोग जो होते थे राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता था, अर्थात राजा का शासन समानता पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने का प्रारंभ कर दिया था। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं उत्कृष्ट स्तर के मानव रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे, इसलिए वह भूमिदान करते थे। ऐसे इतिहासकारों के कई डिफरेंट मत है, जैसे आपके और हमारे कुछ पॉइंट पर जो अपनी सोचने की शक्ति होती है वो अलग अलग होती है, तो ऐसे इतिहासकार भी अपने अपने मत देते रहते हैं। भूमिदान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन पर व्यक्तियों का या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसे कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। समानतः ऐसे लोग अपने जीवन का आदान प्रदान का विवरण नहीं रखते थे। अग्रहार किसे कहते हैं? अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर वसूल नहीं किए जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। तो अग्रहार उस भूमि को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ठीक है, ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? अग्रहार कहते हैं। बात करते हैं प्रभावती गुप्त और दंगुन गांव। प्रभावती में जब मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पुत्री थी और इन्होंने वाकाटक वंश में इनकी शादी हुई थी, जिसमें इन्होंने भूमिदान के इनके बारे में उल्लेख मिलता है। इनके बारे में लिखा गया है कि जो अग्रहार जो ब्राह्मणों को भूमि दान दी जाती थी उसके बारे में लिखा है कि इन्होंने बहुत सारे दान किए हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। इस पार्ट में आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से राजा के जो नेचर में था उनका उनके नेचर में परिवर्तन हुआ था, लोगों को दान की व्यवस्था आई थी, इन बहुत सारी और किसानों की स्थिति में किस प्रकार परिवर्तन हुआ था, इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हमने चर्चा की। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी कंप्लीट क्लास 10 एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप ये वीडियो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही देख रहे होंगे, तो बिल्कुल उनके लिए तो, और मुझे पता है कि वो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, रिविजन करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।